ये देखिए दोस्तों, आपका कंपनी ऑडिट हम स्टार्ट कर चुके हैं। दी कंपनी ऑडिट चैप्टर नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ऑडिटर होता है कंपनी का वो कौन हो सकता है। वो लिखा है सेक्शन नंबर 141 में, और वहाँ पर उसके कई सारे सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। ये देखिए सब सेक्शन 3। तो कई सारे सेक्शन सब सेक्शन है जहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है। वहाँ पर यह बताया हुआ है कि जो इंसान चार्टेड अकाउंटेंट होगा, और आगे अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे चार्टेड अकाउंटेंट का मीनिंग क्या है, तो चार्टेड अकाउंटेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा, यानी कि प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट होगा, उसे हम कंपनी का ऑडिटर बना सकते हैं। और बाकी जगहों पर जहाँ पर हमारी फर्म ऑपरेट कर रही है, तो उसमें मेजॉरिटी चार्टेड अकाउंटेंट्स होने चाहिए जो प्रैक्टिसिंग इंडिया में कर रहे हैं, तो हम उस फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमने बात करी थी फर्म में जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आती है। और उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि कौन कौन लोग जो हैं वो ऑडिटर नहीं हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी कॉरपोरेट, जैसे कि एम्प्लॉय या ऑफिसर किसी कंपनी का, या फिर अगर जो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है वो या तो खुद ऑफिसर एम्प्लॉय है, या फिर वो किसी ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर है, या फिर उस ऑफिसर एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट में खुद है, तो चार्टेड अकाउंटेंट भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। अगर कोई पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर इनमें से कोई भी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो लिखी है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 में, उस केस में भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है। मैं आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम लोग केस स्टडी करेंगे, जो एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है उसे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, अगर उसने कोई सिक्योरिटी ली हुई है या इंटरेस्ट होल्ड करता है कंपनी में या सब्सिडरी कंपनी में या होल्डिंग कंपनी में या एसोसिएट कंपनी में या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी में, उस केस में जो वो सीए है वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दे दी है कि अगर इन ऊपर की सभी कंपनीज में रिलेटिव जो है हमारा वो 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी रख सकता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि रिलेटिव बाद में सिक्योरिटीज ले लेता है तो 60 दिन के भीतर रिलैक्सेशन पीरियड है कि ऑडिटर जो है करेक्टिव एक्शन ले सकता है और अपने रिलेटिव को कह सकता है कि भाई सिक्योरिटी बेचो और 1 लाख से कम की सिक्योरिटी कर लो ताकि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं छोड़ना पड़े। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। आज की क्लास में जो है हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर ए, अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, is holding securities of XYZ Limited having face value of 900 rupees. Whether Mr. A is qualified for appointment as an auditor or not. तो जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी उसमें आप कम से कम सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 तो आप लिखेंगे ही, और अगर आपको उसका क्लॉज नंबर भी याद है तो क्लॉज नंबर आप लिख सकते हैं। सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी है जो आपको हमेशा लिख कर आनी है अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा। अगर आपको क्लॉज भी याद है तो आप क्लॉज भी लिख कर आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा कि जो ऑडिटर है इस केस में वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। कारण ये है कि रिलेटिव जो है वो तो कंपनी में या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी में या फिर कोई और दूसरी जो फेलो सब्सिडरी कंपनी हम बोलते हैं या एसोसिएटेड कंपनी उसकी, उसमें तो 1 लाख तक की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी रख सकता है रिलेटिव। अगर हम खुद सीए की बात करें तो उसके पास सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट मिस्टर ए है उसके पास 900 रुपीज़ की फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज़ हैं और इसीलिए वो एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि यार हमने जो नोट्स पढ़े हैं उन नोट्स को पढ़कर हमारा काम चल सकता है क्या, या हमें स्टडी मटेरियल भी पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ कि आपको अपने नोट्स जो हैं उसे तो याद रखने हैं। आप पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो है
वो लाइन बाय लाइन याद नहीं रख सकते, इसीलिए आपको नोट्स दिए गए हैं जिसमें सारी कॉन्सेप्ट की बातें हैं और साथ में आप लोग उसे याद भी रखेंगे, इसीलिए आपको नोट्स दिए गए हैं। जहाँ तक बात स्टडी मटेरियल की है, जो बुक के पीछे की इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो पास्ट ईयर को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी कोई आपको ऑडिट का क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आप ये ना देखिए कि बुक में जो है 4 पॉइंट दे रखे हैं, क्या हम लाइन बाय लाइन चारों पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसा मत देखिएगा। आप ये देखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन समझकर आपके जो मन में आंसर आ रहा है, जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, जो हमने नोट्स में बातें पढ़ी है, वो जो चीज़ें निकल कर आ रही है, उसमें से आप कितनी बातें लिखते हैं और वो लिखने के बाद कितनी बातें मैच करती है। अगर 100% मैच नहीं करेगी तो भी काम चल जाएगा, कम से कम 70% बातें मैच करनी चाहिए, जो आपको लग रहा है और जो आंसर में लिखा हुआ है, जो चीज़ आप समझ रहे हैं और जो स्टडी मटेरियल का आंसर कहता है, अगर उसमें 70% मैचिंग हो गई है तो समझ लेना आपकी प्रिपरेशन जो है ट्रैक पर चल रही है। जहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट्स पूछ लिए जाएंगे वहाँ तो आप नोट्स में जो आपको पॉइंट्स लिखवाए गए हैं वही सारे पॉइंट्स आप लिख कर आ सकते हैं। बट पहले जो है आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करिएगा, क्योंकि हमारा जो आईसीआई है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले टाइम में। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे वो किसी भी क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका डर मिटाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक भी दे दूंगा। क्वेश्चन बैंक मतलब जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं वो मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बैंक दे दूंगा। पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, हर चैप्टर के क्वेश्चंस लिखे होंगे कि हमने नोट्स में जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने हर चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे निकाल कर आपको दे दूंगा। वो आपको कोर्स मटेरियल सेक्शन में ही मिल जाएगा। आपका ये महीना चल रहा है और इस मंथ हमें कोर्स कंप्लीट करना है, तो जितना भी पुराना है उसे आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, और जो मैं करंट अभी आपको पढ़ा रहा हूँ उसे भी आप डेली बेसिस पर रिवाइज करिएगा। जो चीज़ें समझने वाली उसे समझिएगा और जो रटने वाली उसे थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी करिएगा। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन है, हर बात भी आपको समझ में आनी चाहिए और एक एक पॉइंट भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन का एक भी पॉइंट याद नहीं है तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन आपको पूरी याद होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, हमेशा पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन का आप कम से कम 4 नंबर का आंसर लिख सकते हैं अगर आपको ये सारे पॉइंट मालूम है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। मिस्टर पी इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मिस्टर क्यू इज अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर पी एंड द रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एबीसी लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 90,000। जी 1 लाख रुपए तक की तो सिक्योरिटी हमारा जो रिलेटिव है वो होल्ड कर सकता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन द प्रेजेंट केस मिस्टर क्यू द रिलेटिव ऑफ पी इज हैविंग सिक्योरिटीज ऑफ 90,000 face value in ABC Limited, which is as per the requirement of the proviso to section 141 subsection 3 clause D subclause 1. Therefore, P will not be disqualified to be appointed as an auditor of ABC Limited. जब भी ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो पहले आप प्रोविजन को समझाएंगे कि सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी बोलता क्या है। सब क्लॉज नहीं याद, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी बोलता क्या है कि पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और पार्टनर, सारी सेम बातें आगे जो लिखी है, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट in the company or its subsidiary company or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company. Further, as per the proviso, the relative of the person may hold the securities or interest in the company of face value not exceeding 1 lakh rupees. तो यहाँ तक आप पहले एक्ट की बात लिखेंगे जो आपको याद है, उसके बाद आप उसके बेसिस पर अपना आंसर लिख कर आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे अब। मेसर्स BCN कंपनी इज एन ऑडिट फर्म having partners Mr. B and Mr. C and Mr. A, the relative of Mr. C is holding securities of MWF Limited having face value 1,01,000। गड़बड़ हो गई ना सर, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे जो रिलेटिव है उसने सिक्योरिटी ले रखी है, तो क्या ये फर्म को हम ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? आपका आंसर आएगा हाँ, फर्म को तो कर सकते हैं, पर जो मिस्टर सी है जिसका रिलेटिव ए है उस सी को हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, पर फर्म को तो कर सकते हैं।
या फर्म को भी नहीं कर सकते? क्वेश्चन मार्क है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। काफ़ी जगह पर ये लिखा हुआ है और ये मानना है कि अगर एक भी पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया तो पूरी फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? एक भी पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, ऐसा कई जगहों पर लिखा हुआ है और बहुत लोगों का मानना है। हालांकि आपके एक्ट में ऐसी बात नहीं लिखी है। आपके एक्ट में क्या लिखा हुआ है? फर्म के केस में लिखा हुआ है कि अगर उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जो हैं प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, उस केस में हम फर्म को ऑडिट दे सकते हैं। यानी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जो हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए मेजॉरिटी पार्टनर्स और क्वालिफाइड होने चाहिए, तो उस केस में जो फर्म है वो ऑडिट का असाइनमेंट ले सकती है। हालांकि इस केस में तो दो ही पार्टनर्स हैं, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अगर मिस्टर सी डिस्क्वालीफाई हो गए तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जो है वो क्वालिफाइड नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? 50-50% हो जाएगा कि एक डिस्क्वालीफाइड है, दूसरा क्वालिफाइड है, क्योंकि मिस्टर बी का तो कोई रिलेटिव नहीं है ना ही मिस्टर बी का कोई पार्टनर ने सिक्योरिटी ली हुई है, ना ही मिस्टर बी ने खुद सिक्योरिटी ली हुई है, नहीं सर। तो मिस्टर बी तो क्वालिफाइड है, पर मिस्टर सी जो है वो डिस्क्वालीफाइड है। बात समझ में आ रही है आपके? तो बहुत जगहों पर ऐसा लिखा हुआ है अगर एक भी पार्टनर डिस्क्वालीफाइड है तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाइड होगी। अगर हमें स्टडी मटेरियल में ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा जहां पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पार्टनर्स हैं, दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो सभी पार्टनर डिस्क्वालीफाइड हैं, ऐसा अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम उससे समझेंगे। और जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग ये मानेंगे कि भाई मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर क्वालिफाइड नहीं है तो उस केस में फर्म जो है वो डिस्क्वालीफाइड मानी जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, एग्जाम्पल मिले आपको जिसमें दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर डिस्क्वालीफाइड है, तो आप मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। अगर आप कोई और ऑथर की बुक भी देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। हालांकि वहाँ पर ये लिखा होगा कि अगर एक भी पार्टनर डिस्क्वालीफाइड है तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाइड होगी, बट ऐसा एक्ट में कहीं नहीं लिखा। तो यहाँ का जो आंसर है उसमें भी आप वही करेंगे, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी जो है उसकी बातें आप सारी लिख देंगे और फिर नीचे लिखेंगे कि जो इंस्टेंट केस है, अब ये हर जगह पर आप ये बात लिख सकते हैं, इंस्टेंट केस का मतलब जो करंट केस चल रहा है, जो एग्जाम्पल दिया है उसकी बात कर रही हैं कि करंट केस में, इंस्टेंट केस में मेसर्स बीसीएन कंपनी विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ एमडब्ल्यूएफ लिमिटेड एज द रिलेटिव ऑफ सी हु इज द पार्टनर ऑफ मेसर्स बीसीएन कंपनी। पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया ना, मिस्टर सी इज होल्डिंग द सिक्योरिटीज इन एमडब्ल्यूएफ लिमिटेड। एक पार्टनर के रिलेटिव ने सिक्योरिटी ली हुई है एमडब्ल्यूएफ लिमिटेड में और 1 लाख से ज्यादा की ली हुई है, विच इज एक्सीडिंग द लिमिट मेंशन्ड इन प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी। प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। सेक्शन के अंदर जो बातें लिखी होती है उसके सबसेक्शन बने होते हैं, सबसेक्शन के बाद क्लॉज और सब क्लॉज बने होते हैं, और जो सेक्शन के विपरीत बात लिखी होती है उसे प्रोविजो बोलते हैं, प्रोवाइजो। तो यहां पर तो क्लियरली लिखा हुआ है कि क्योंकि मिस्टर सी डिस्क्वालीफाई हो गए इसीलिए पूरी फर्म डिस्क्वालीफाइड मानी जाएगी। हालांकि इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि मेजॉरिटी पार्टनर्स क्वालिफाइड नहीं है इसीलिए फर्म डिस्क्वालीफाइड है, राइट। और दूसरा मैंने आपको बताया जो मेजॉरिटी लोग फॉलो कर रहे हैं अपनी बुक्स में कि अगर एक भी पार्टनर डिस्क्वालीफाइड है तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाइड मानी जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4, Messrs RM and Company is an audit firm having partners CAR and CAM, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हालांकि नाम इनके बड़े छोटे हैं, आर और एम। The firm has been offered the appointment as an auditor of N Limited for the financial year 16-17। अब बुक में पुराना ईयर लिखा है, आप लोग 2021 ले लेना अपने हिसाब से। मिस्टर बी द रिलेटिव ऑफ CAR इज होल्डिंग 5000 शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो टोटल आएगा 50,000 रुपये निकल कर। हैविंग द मार्केट वैल्यू, होल्ड किया है एन लिमिटेड में, शेयर्स इसने होल्ड करे हैं और उसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख है। अब क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, जिसे प्रोविजन से नहीं पता वो हार जाएगा, जिसे पता है वो जीत जाएगा। जिस इंसान को ये पता है कि रिलेटिव जो है वो 1 लाख तक की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी ले सकता है कंपनी में या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी में या फेलो सब्सिडरी कंपनी में, तो उस केस में उसका आंसर ठीक हो जाएगा और बाकी लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। आंसर कैसे करना है? आंसर फिर वही करना है आपको, जो प्रोविजन में बात लिखी है वो आप पूरी की पूरी लिखेंगे,
फिर लिखेंगे इन द इंस्टेंट केस मेसर्स आर एम एन कंपनी इज एन ऑडिट फर्म हैविंग पार्टनर सी ए आर एंड सी ए एम. Mr. B is a relative of CAR and is holding shares of N Limited of the face value of 50,000 only. Therefore, Messrs. RMN Company is not disqualified for appointment as an auditor of N Limited as the relative is holding security within the prescribed limit mentioned in the proviso to section 41 subsection 3 clause D sub clause 1. इतना याद नहीं होता कोई बात नहीं, क्लॉज तक आप याद रख लेना, बहुत बड़ी बात है. सेक्शन और सब सेक्शन तो याद होना ही चाहिए. कम से कम आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 पता ही होना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन का ये सेक्शन है, और क्लॉजेस भी अगर याद है तो बहुत अच्छा रहेगा. और पॉइंट नंबर 2 हमने देखा था, इसका सेम ही चल रहा है कि अगर वो खुद जिसको अपॉइंट करना है ऑडिटर, या फिर उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर इज इनडेप्टेड टू द कंपनी इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज़, तो ये भी एक पॉइंट आ गया था, या फिर गारंटी दी है 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इन रिलेशन टू द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी या उसकी सब्सिडरी या होल्डिंग या एसोसिएट या फिर कोई दूसरी सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी से फेलो सब्सिडरी बोलते हैं, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो, ये भी डिस्कस हमने किया था, या फिर जो पर्सन है उसका कोई रिलेटिव डायरेक्टर हो या एम्प्लॉयमेंट में हो कंपनी की एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल. सारी बातें करी थी हमने डिस्कस. वो इंसान जो है कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं पर और काम कर रहा है तो फिर ऑडिट नहीं कर सकता है, या फिर उसके जो नंबर ऑफ ऑडिट की लिमिट है 20 ऑडिट की, जिस 20 ऑडिट में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 20 कंपनीज में हम काउंट नहीं करते हैं 1% कंपनीज को, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितनी भी 1% कंपनीज का ऑडिट कर सकता है, कितनी भी डोरमेंट कंपनीज का ऑडिट कर सकता है, कितनी भी स्मॉल कंपनीज का ऑडिट कर सकता है, कितनी भी प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है उनका ऑडिट कर सकता है. पर उसके अलावा अगर किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है तो वहाँ पर मैक्सिमम 20 कंपनी की ऑडिट की जा सकती है. अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, और 10 साल जो है तब तक वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता. सेक्शन 144 में कुछ सर्विसेज का वर्णन किया हुआ है कि जो सीए है उसका पार्टनर है, कोई भी पार्टनर है, डायरेक्टली या अपनी सब्सिडरी के थ्रू या फिर कैसे भी अपना सेम कॉमन ट्रेड नेम यूज़ करते हैं, ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं, किसी भी एंगल से अगर ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्हें हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. अब हम एक एग्जांपल करेंगे. सीए पोशिन इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टू सी लिमिटेड. लेटर ऑन he was also offered to be appointed as an auditor of the company for the current financial year. एडवाइस करनी है, एडवाइस देनी है आपको. भाई अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है जो कि यहाँ पर लिखी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, आपको सारी सर्विसेज के नाम पता होने चाहिए, तभी अगर क्वेश्चन में आएगा कि ये वाली सर्विस हमने एक पर्टिकुलर कंपनी को दी है तो क्या हम उसके ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज आई का रेफरेंस आप वहाँ पर देकर आएंगे, और फिर वहाँ पर आप ये लिखेंगे कि ये जो आपका सेक्शन है, सब सेक्शन क्लॉज है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये डिस्क्वालीफाई करता है अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर जिसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी सर्विस दी है जो सेक्शन 144 में मेंशन्ड है, और सेक्शन 144 में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज मेंशन्ड है. इसीलिए जो सीए पोशिन है ऑडिट का असाइनमेंट एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज को स्पेसिफिकली नोटिफाई किया हुआ इन द लिस्ट ऑफ सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय हिम एज पर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज आई, रेड विथ सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. यहां तक की बात क्लियर हो गई आपको? हमने एग्जाम्पल करा. एग्जाम्पल आप तभी कर पाओगे जब आपको प्रोविजन याद होंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक एक प्रोविजन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर जो है उसे याद करिएगा. अगर खुद से नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो मैं तो कोशिश करूंगा एंड में आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएं जिसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकें. बट स्पेसिफिकली इस चैप्टर के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टडी मटेरियल का यूज़ करें, स्टडी मटेरियल से पॉइंट पढ़ें, स्टडी मटेरियल की केस स्टडीज करें, स्टडी मटेरियल को पूरा ढंग से करें क्योंकि यहाँ से 10 नंबर तक आ सकता है. और अगर आपको ये वर्ड टू वर्ड चीज़ें आती होगी ना अच्छे से, सिर्फ ये वाला चैप्टर भी आता होगा तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे. ऑडिट का जो मैंने बेसिक सिखाया है वो आता होगा तो आराम से 30-40 नंबर पक्के हो जाएंगे.
तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं ढंग से तो पास होना तो तय है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, बेसिक स्ट्रांग है, आपका कंपनी ऑडिट का चैप्टर आपको अच्छे से आता है, तो पास होना आपका तय हो जाएगा। इसको कंठस्थ कर लें, और इस चैप्टर के बाद वाली जो चीज़ें हम करेंगे डिस्कस, ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाली चीज़ें, उसमें आप अगर इंपॉर्टेंट भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, पास आप आराम से हो जाएंगे। पर जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो समझने के साथ साथ आपको याद भी होनी चाहिए। एक केस स्टडी और आ रही है, फैक्ट्स ऑफ द केस गिवन है आपको। क्या लिखा है यहाँ पर जरा देखेंगे। मिस्टर ए अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ बिन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड in the annual general meeting of the company held in September 2016। आप डेट चेंज कर लेना, स्टडी मटेरियल में पुरानी डेट्स लिखी है। सितंबर 20 में मान लेते हैं कि एजीएम हुई और वहां पर मिस्टर ए को लक्ष्मण लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट किया गया। विच असाइनमेंट ही एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट कर लिया। सब्सिक्वेंटली इन जनवरी 2021, हमने अपने एग्जाम्पल में 21 माना है, और मिस्टर ए ने ही जॉइंट मिस्टर बी, जो कि एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मैनेजर फाइनेंस भी है लक्ष्मण लिमिटेड के, उन्हें ज्वाइन कर लिया एज अ पार्टनर। अब आप बताइए कि क्या वो ऑडिट का असाइनमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। अभी मैं आपको ऊपर लेकर चल रहा हूं, यहां पर क्लॉज नंबर सी पे लेकर चल रहा हूं आपको। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब ऑफिसर या एम्प्लॉय है कंपनी का जिसकी आप ऑडिट ले रहे हैं और उसके आप पार्टनर बन गए हैं। बात समझ रहे हैं आप, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ये प्रोविजन आपको याद होगा तो आप ये वाला आंसर आराम से कर सकते हैं, और प्रोविजन याद नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं। जितनी बार आप पढ़ोगे उतना बेटर आपको रिटेनर रहेगा। यहाँ पर भी वही बात लिखी है, सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स दैट एनी पर्सन हु इज अ पार्टनर or is in employment of an officer or employee of the company will be disqualified to act as an auditor of the company. Subsection 4 of section 141 provides that an auditor who becomes subject after his appointment to any of the disqualification specified in subsection 3 of section 141, he shall be deemed to have vacated his office as an auditor. अभी तक जो है हम सबसेक्शन 3 पढ़ रहे थे, जो सबसेक्शन 4 है उसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई इंसान क्वालिफाइड है और अपॉइंट हो जाता है बट बाद में कोई डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी बाद में डिस्क्वालिफाइड हो रहा है, तो माना जाएगा कि उसने ऑफिस को वैकेट कर दिया। वैकेट का मतलब खाली कर दिया, और ऑफिस जैसे ही खाली करेगा तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब है जैसे आप जॉब करने जाते हैं तो वैकेंसी है या नहीं पूछते हैं आर्टिकलशिप की, वैसे ही वैकेंसी क्रिएट हो गई है और किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर क्या होता है वो बाद में जानेंगे, फिलहाल आपने अपने प्रोविजंस यहाँ पर लिख दिए और फिर आप कंक्लूजन देकर आएंगे। इन द प्रेजेंट केस मिस्टर ए एन ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड जॉइंड एज पार्टनर विद मिस्टर बी हु इज द मैनेजर फाइनेंस ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड। द गिवन सिचुएशन हैज अट्रैक्टेड सब सेक्शन 3, ये आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख कर आ सकते हैं, सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज सी। सब क्लॉज नहीं याद होगा, काम चल जाएगा। And he shall be deemed to have vacated the office of the auditor in accordance with subsection 4 of section 141। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है? अगर क्लियर हो गई तो हम और क्वेश्चंस करेंगे जो पीछे दे रखे हैं। ये देखिए यहां पर करेक्ट इनकरेक्ट गिवन है, तो करेक्ट इनकरेक्ट में जो चीज आप बता सकते हैं उसे आप देखेंगे। ये देखिए, इफ एन LLP is appointed as an auditor of a company, every partner of the firm shall be authorized to act as an auditor. The answer is no। जरूरी नहीं है कि फर्म के जो पार्टनर हैं वो सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उनके पास हो, इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो इनकरेक्ट है। 2 है या कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है। आपका सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 बताता है कि वही पार्टनर साइन कर सकते हैं जो कि क्वालिफाइड है, और अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स क्वालिफाइड हैं तो ही फर्म जो है असाइनमेंट ले सकती है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? पॉइंट नंबर जो आपका 4 है, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। ABN कंपनी इज एन ऑडिट फर्म हैविंग पार्टनर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। द रिलेटिव ऑफ मिस्टर बी इज होल्डिंग सिक्योरिटीज हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹2 लाख इन XYZ लिमिटेड। ABN company is qualified for being appointed as auditor of XYZ Limited? The answer is no।
अगर रिलेटिव ने 1 लाख से ज़्यादा की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी ले ली है तो उस केस में वो फर्म डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। पहले पार्टनर डिस्क्वालीफाई होएगा, पार्टनर डिस्क्वालीफाई होने की वजह से फर्म के जो मेजॉरिटी पार्टनर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं रहेंगे, जिस वजह से फर्म भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। हालांकि बाकी सारी बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि अगर एक भी पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। पर अगर आपकी स्टडी मटेरियल में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है कि मान लेते हैं यहाँ पर 3 पार्टनर्स होते हैं और एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो रहा है और उस केस में लिखा हुआ है कि पूरी फर्म डिस्क्वालीफाइड है, तो हम वही चीज़ को मानेंगे और वही चीज़ हम फॉलो करेंगे। हालांकि जो एक्ट हमने पढ़ा उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। यहां तक हो गई ये बात। A chartered accountant holding securities of S Limited having face value of rupees 950 is qualified for appointment as an auditor of S Limited. The answer is no. अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसके पास तो सिक्योरिटी होनी ही नहीं चाहिए। अगर उसके पास एक भी सिक्योरिटी है तो वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज एन ऑडिटर। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, सेक्शन का आप रेफरेंस जरूर देकर आएंगे। और उसके बाद एक और पार्ट आ रहा है क्या इसके बाद, क्या मिस्टर एन जो है मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, क्या वो ऑडिटर अपॉइंट किए जा सकते हैं? दी आंसर इज नो। सिर्फ आप लोग ही ऑडिटर बन सकते हैं भैया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वही बन सकते हैं कंपनी के ऑडिटर। तो डिग्री की वैल्यू आपको पता लगी है। अब आगे देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एन ऑडिटर परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5,01,500 ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पर लिया है, उधार पर सामान लिया यानी कि ऑडिटर को पैसा देना है। पैसा देना है यानी कि ऑडिटर इज इनडेप्टेड टू द कंपनी। जिस कंपनी का ऑडिट करना है इत्तेफाक से उसी कंपनी से 5,01,500 का सामान लिया है। द कंपनी अलाउड हिम 1 month क्रेडिट विच इट नॉर्मली अलाउड टू ऑल द नोन कस्टमर्स। तो यहां पर जो है क्या वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होएगा, आप बताएंगे मुझे। देखिए, आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन में तो एंटर कर सकते हैं कंपनी के साथ, पर अगर उस ट्रांजैक्शन में एंटर करने के बाद आप इंडेप्टेड हो जाते हैं तो फिर आप में जो क्लॉज लगेगा, क्लॉज नंबर डी जो है उसका भी सब क्लॉज 2 लगेगा। देखिए कई सारे क्लॉजेस हैं ना, उसमें एक क्लॉज क्या कहता है कि बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। हालांकि आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हालांकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप कोई सामान वगैरह खरीद सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। और जो इंडेप्टनेस का पॉइंट है वो अलग मुद्दा है। आप कंपनी से सामान तो खरीद सकते हैं बट आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे, क्योंकि आपने सामान तो खरीदा जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी बेचती है। पर यदि आपने क्रेडिट पर सामान खरीद लिया और वैल्यू 5 लाख से एक्सीड कर गई तो आप तो इंडेप्टेड हो गए कंपनी को। देयरफॉर यू विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। पॉइंट नंबर 2 जो है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 का, उसमें लिखा है राम एंड हनुमान एसोसिएट्स, अगेन 2 बंदों की फर्म है, प्रैक्टिस में है, हैव बीन अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कृष्णा लिमिटेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर 17-18। आप लोग लेटेस्ट अकाउंटिंग ईयर ले लेना, क्योंकि मैं आपकी लेटेस्ट मटेरियल यूज कर रहा हूं पर उसमें ईयर पुराने लिखे हुए हैं, तो आप लोग जो है ईयर 2021 मान लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर हनुमान होल्ड्स 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ शिवा लिमिटेड, अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ कृष्णा लिमिटेड। आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जाओगे, क्योंकि जो आपका एक पार्टनर है वो तो हो गया डिस्क्वालीफाइड। कारण यह है कि उसने कंपनी में तो नहीं बट उसकी सब्सिडरी कंपनी में जरूर शेयर लिए हुए हैं, और अगर एक भी शेयर लिया होता उस बंदे ने तो वो पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और इसीलिए ये फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये देखिएगा, ये फर्म भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। पूरी रामकथा लिखी हुई है, पहले प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया है, सेम बातें दोबारा से लिख दी जो हमने पढ़ी है, याद होगी तभी लिख पाओगे। ऑल्सो सबसेक्शन 4 में लिखा है कि अगर बाद में आप डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लेते हैं तो भी आप अपने ऑफिस को वेकेट कर देंगे और कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस केस में जो है हनुमान जो हैं वो पार्टनर हैं और उन्होंने 100 इक्विटी शेयर्स लिए हैं शिवा लिमिटेड के, जो कि सब्सिडरी है कृष्णा लिमिटेड की। इसीलिए जो फर्म मैसर्स राम एंड हनुमान एसोसिएट है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी टू बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कृष्णा लिमिटेड विच इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ शिवा लिमिटेड, बिकॉज वन ऑफ द पार्टनर्स मिस्टर हनुमान इज होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ इट्स सब्सिडरी। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। हालांकि ये वाला जो पॉइंट है इसमें अगर 2 से ज़्यादा पार्टनर भी होते हैं, इस वाले पॉइंट में अगर आपके 2 से ज़्यादा पार्टनर भी होते हैं, मान लेते हैं कि इसी केस में आपके 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना, आपके 3 पार्टनर हैं 2 की जगह, और 3 में से
किसी एक पार्टनर ने सिक्योरिटी ली हुई है, तो आपका जो ये क्लॉज है, क्लॉज नंबर डी है ना, ये सेक्शन 141 का सब सेक्शन 3 का क्लॉज डी है, उसमें लिखा है आइदर यू योरसेल्फ और एनी ऑफ योर पार्टनर और एनी ऑफ योर रिलेटिव। समझ रहे हैं आप? तो अगर आपके किसी भी पार्टनर ने, मैं इन दोनों पार्टनर की बात कर रहा हूं जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली, अगर आपके किसी भी पार्टनर ने सिक्योरिटी दी हुई है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर तो 2 से ज्यादा भी लोग होते तो पूरी की पूरी फर्म ही डिस्क्वालीफाई होती। दोबारा से आप पढ़कर देख सकते हैं इस क्लॉज को, वहां पर लिखा है आप खुद या आपका पार्टनर या आपका रिलेटिव अगर सिक्योरिटी लेगा कंपनी में या उसकी सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट या फेलो सब्सिडरी में, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी आप खुद नहीं लेते, आपका पार्टनर लेता है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो गए। यानी कि यहाँ पे जितने पार्टनर्स होंगे सब के सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर किसी भी पार्टनर ने सिक्योरिटी ली हुई है उस कंपनी के जिसका आपको ऑडिट मिलने वाला है, या उसकी सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट या फिर फेलो सब्सिडरी कंपनी की, तो यहाँ पर आप वो प्रोविजन लिखकर आ सकते हैं। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट जो है हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है। यानी हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस 20 ऑडिट कर सकता है, और उस 20 ऑडिट में कौन सी ऑडिट नहीं आएगी वो मैंने आपको बताया। स्मॉल कंपनी की नहीं आएगी, डोरमेंट कंपनी की नहीं आएगी, 1% कंपनी की नहीं आएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नहीं आएगी अगर 100 करोड़ से कम की पेड अप शेयर कैपिटल है। और इसीलिए आप पॉइंट नंबर 4 का पहला पार्ट देखेंगे सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट के बारे में। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट के बारे में पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 7 दे रखा है। लाओ पैराग्राफ नंबर 7 में जाकर जरा पढ़ लेते हैं क्या चीज़ें लिखी है सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट के बारे में। ये पैराग्राफ 10 है आपका और ये पैराग्राफ 7 है। नया टॉपिक है, हालांकि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। जो आपका सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज जी है, वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि एक इंसान 20 कंपनियों का ऑडिट कर सकता है। एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 20 कंपनियों का ऑडिट कर सकता है। हालांकि उस 20 में कौन कौन सी कंपनी नहीं आएगी वो हमने आपको बताया। 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम का है, उनको हटाकर जो है 20 कंपनियों का ऑडिट किया जा सकता है। तो मान के चलिए अगर 3 पार्टनर हैं फर्म में, तो पूरी फर्म कितनी ऑडिट कर सकती है? 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 कंपनी ऑडिट्स हो सकती है। हालांकि इन 60 ऑडिट्स में क्या नहीं आएगा वो आपको पता है। 1% कंपनी की ऑडिट, डोरमेंट कंपनी की ऑडिट, स्मॉल कंपनी की ऑडिट और प्राइवेट कंपनी की ऑडिट जो 100 करोड़ से कम की शेयर कैपिटल रखती है। इसी के ऊपर जो है केस स्टडी दे रखी है और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोविजन तो आपको आता ही है। ABC and Company is an audit firm having partners Mr. A, B and C, chartered accountants. Mr. A, Mr. B and Mr. C are holding appointment as an auditor in 4, 6 and 10 companies respectively. ठीक है भैया, A के पास जो है 4 कंपनियों का ऑडिट है, B के पास जो है 6 कंपनियों का ऑडिट है, C के पास 10 कंपनी का ऑडिट है। प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ ABC एंड कंपनी। भाई पूरी कंपनी एज अ होल के पास कितने ऑडिट्स और हैं जो ये कर सकते हैं? देखिए कितनी कर सकते हैं टोटल। पूरी फर्म जो है 60 ऑडिट्स कर सकती है। हालांकि देखा जाए तो 20 ऑडिट्स ऑलरेडी ले रखी है पूरी फर्म ने, तो जो फर्म है 40 ऑडिट एक्सेप्ट कर सकती है। अगर इस 40 का ब्रेकअप किया जाए इंडिविजुअल नेम में, तो जो मिस्टर ए है उसने 4 ऑडिट तो ले ली है, वो कम से कम और कितनी ऑडिट ले सकते हैं? वो ले सकते हैं करीब करीब 16 और ऑडिट ले सकते हैं। जो मिस्टर बी हैं उन्होंने 6 ऑडिट तो ले रखी है, वो कितनी और ले सकते हैं? वो 14 ऑडिट और ले सकते हैं। और मिस्टर सी जो है 10 ऑडिट और ले सकते हैं। इसका जो टोटल है वो 40 आएगा। पॉइंट नंबर सी कहते हैं कैन ABC एंड कंपनी एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ 60 प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 100 करोड़, 2 स्मॉल कंपनीज एंड 1 डोरमेंट कंपनी। 60 कंपनी हो, 100 हो, 1000 कंपनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डोरमेंट कंपनी है, स्मॉल कंपनी है और ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिनकी शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो आप कितनी भी ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो। और पॉइंट नंबर 4 के स्टडी का कहता है वुड योर आंसर बी डिफरेंट? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ आउट ऑफ दो 60 प्राइवेट कंपनीज 45 कंपनीज आर हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 110 करोड़ ईच? भाई डेफिनेटली जब आप 40 ऑडिट ही कर सकते हो, तो अगर 45 ऐसी कंपनीज है जो प्राइवेट लिमिटेड तो है पर उनकी शेयर कैपिटल है 100 करोड़ से ज़्यादा की, तो वैसे तो आप 40 कंपनियों की ऑडिट कर सकते हो ना, 45 कंपनियों की तो ऑडिट नहीं कर पाओगे ना। तो यही बातें जो है नीचे लिखी होगी। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फैक्ट ऑफ द केस बताया गया है, प्रोविजंस को एक्सप्लेन दोबारा से करा गया है जो मैंने आपको बातें बताई, और कंक्लूजन में वही सारी बातें लिखी हुई है कि 60 ऑडिट पूरी फर्म कर सकती है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है
इतनी इन्होंने कर ली है ऑडिट, और बाकी जो रिमेनिंग है वो 40 ऑडिट और किया जा सकता है, जिसमें इंडिविजुअली ये कितनी कितनी ऑडिट करेंगे, 16, 14 एंड 10 ऑडिट्स कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि एबीसीएन कंपनी जो है वो 60 प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि उनके पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम की है। स्मॉल कंपनीज को हम काउंट नहीं करते, डोरमेंट कंपनी को हम काउंट नहीं करते लिमिट में, तो उसका तो कितना भी आप ऑडिट कर सकते हो। हालांकि पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अगर 45 कंपनीज ऐसी आ जाएगी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ से ज़्यादा की, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की मैंने बात नहीं करी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर होगी तो उसका ऑडिट काउंट होएगा। अगर आप एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो एक काउंट होएगा, आपके लिए भी फर्म के लिए भी। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं और 110 करोड़ से ज़्यादा की कैपिटल है उसकी, पेड अप शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल की बात नहीं कर रहा, पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में भी हम उसे नंबर ऑफ ऑडिट में काउंट करेंगे। Therefore, ABCN company can accept the appointment as an auditor of 2 small companies, 1 dormant companies, 15 private companies having paid up share capital of less than 100 crore, and 40 private companies having paid up share capital of 110 crore each, in addition to 20 companies जिसका ऑडिट वो ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनका ऑडिट का असाइनमेंट ऑलरेडी लिया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 में लिख दिया था कि अगर 60 कंपनीज में से 45 कंपनीज ऐसी है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ से ज़्यादा है, तो यानी कि बाकी की रिमेनिंग जो 15 कंपनीज है प्राइवेट लिमिटेड, उनकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ से कम है, इसीलिए 15 प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर लिखा हुआ है। और बाकी जो 45 कंपनीज बच गई है उसमें से भी 40 कंपनियों की ऑडिट और ले सकते हैं। तो यहीं अगर आप एंड में देखोगे तो सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट पर भी हमने डिस्कशन कर लिया। पॉइंट नंबर 7 भी आपका क्लोज हो गया। बाकी जो है आप प्रैक्टिस करिएगा पीछे के आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करने का प्रोसीजर क्या है, कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, और बाद में जो ऑडिटर हैं वो कैसे चेंज होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं कंपनीज एक्ट में, क्या बातें लिखी हुई है, किसके पास पावर है ऑडिटर अपॉइंट करने की, क्या प्रोसीजर होता है, वो सब हम जानेंगे। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है द कंपनी ऑडिट। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में और हम आगे की डिस्कशन को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।